हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर पोल साइंस क्लास 12 चैप्टर 7 वैश्वीकरण। ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है हमारा वैश्वीकरण? वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं और जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि क्या है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक तरह से प्रवाह। जैसे एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह है। प्रवाह जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तु, पूंजी, श्रम, विचारों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुक्त प्रवाह। मतलब क्या है इसका कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह, विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अपने विचारों को पहुंचाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचाना, व्यापार करना, बेहतर आजीविका की तलाश में व्यक्तियों का दूसरे देशों में जाकर काम करना। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण इसमें हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मतलब संस्कृति का हस्तांतरण हो गया। मीन्स हमारी संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह सारी जगह फैल रही है ना। जैसे अभी इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा किसका इफेक्ट है? अमेरिका का, पश्चिमी कल्चर का है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट। पहले क्या पहनते थे? यहाँ पे धोती कुर्ता पहनते, लेकिन अब क्या पहनते हैं? जीन्स वगैरह। तो यही हमारा वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण एक तरह से बहुआयामी प्रक्रिया, मीन्स ये इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और इसमें जो है एक जगह से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश में अपने विचारों को प्रकट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे जीविका कमाने के लिए। ठीक है ना, संस्कृति का हस्तांतरण हो रहा है, नए मूल्यों को अपनाना, विचारों को अपनाना। आज के टाइम में आप खुद देखो कि क्या हो रहा है। आज हर इंसान जो है बाहर के देशों से ज़्यादा अपने आप को, मतलब कि अपने आप को ज़्यादा वो ग्रसित समझता है। ठीक है ना, हमारे ऊपर ना बाहर की कल्चर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण भी कहते हैं और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह ना तो केवल आर्थिक परिघटना है और ना ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना। मतलब कि वैश्वीकरण खाली एक दो चीज़ों को लेकर नहीं हम कह सकते कि वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का मतलब होता है हर चीज़ में चेंज। ठीक है, जैसे भाई वस्तुएं भी, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, व्यापार होता है। तो इसलिए क्या है, विश्व के जो हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अपने विचारों को पहुंचाना, बेहतर अच्छी जीविका अपनाने के लिए आज क्या, आज हर देश से, एक देश से दूसरे देश में लोग क्या कर रहे हैं भाई? अपने उसको आजीविका कमाने के लिए, तलाशने के लिए व्यक्तियों का दूसरे देशों में जाकर काम करना, है ना। ये सब क्या हमारा वैश्वीकरण है। अब वैश्वीकरण के कारण क्या है? ठीक है, मतलब वैश्वीकरण के कारण क्या है? सबसे पहले क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। यानी कि इसमें क्या है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, विचार हैं, वस्तु पूंजी में आवाजाही आसान हो गई है ना। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी जो है, विचार हमारे, हम आसानी से आज अपने विचार कैसे, टेलीफोन के थ्रू, ठीक है ना, या फिर क्या है जैसे भाई मीडिया के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम, टेलीफोन, अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार क्रांति कर दिखाई है। मतलब कि अब इसमें क्या है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये इसमें आसानी से हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह, आज अगर दूसरे देश में कहीं मान लो कि कोई भूकंप आ गया है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो इमीडिएट हमारी मीडिया के थ्रू हमारे पास इमीडिएट वो खबर पहुंच जाती है। ठीक है ना। पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि छपा उस टाइम पे अब क्या है, एक मिनट में हर चीज़ न्यूज़पेपर के थ्रू हम यहाँ से दूसरे देश चली जाती है। विश्व की घटनाओं का असर इमीडिएट पड़ता है। जैसे ही कोई एक वर्ल्ड में कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, वो इमीडिएट एक देश से दूसरे देश में हर जगह चली जाती है। तो ये हमारे जो है वैश्वीकरण के कारण है। अब है हमारी वैश्वीकरण की विशेषताएं, यानी कि इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, फीचर्स में क्या है हमारे, सबसे पहले क्या है ये वैश्वीकरण की विशेषताएं, पूंजी, श्रम, वस्तुएं, विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह।
यानी कि जो भी हमारी पर पूंजी है, जैसे एमएनसी कंपनीज वगैरह हैं, लेबर है, हमारी चीज़ें हैं एक जगह से दूसरे जगह आना, हमारे विचार है, ये गतिशील है। गतिशील इन द सेंस आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मुक्त प्रवाह है, मुक्त प्रवाह यानी कि फ्री ट्रेड है। अब जो है आसानी से हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है ना। अब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ज़्यादा, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ज़्यादा अपना रहे हैं बजाय दूसरे को, ठीक है। तो और विश्व, इससे क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट व्यवस्था है तो इससे क्या, हमारे वर्ल्ड ट्रेड में क्या है, बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। देश के बीच आपसी जुड़ाव एवं आत्मनिर्भरता, इससे क्या है, जो देश पहले एक दूसरे से लिंक नहीं थे, अब क्या आसानी से आपस में उनका जुड़ाव है, आपस में वो एक दूसरे की सहायता करते हैं और क्या करते हैं, वो इन आत्मनिर्भर है। मतलब उनको किसी देश के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है, वो आत्मनिर्भरता है, ठीक है। और विभिन्न आर्थिक घटनाएं, जैसे मंदी आ गई, तेजी आ गई, महामारी जैसे कोविड-19 आया, इबोला आया, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव। यानी कि जब कोई एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ आ जाती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या था, कोविड आया था, है ना। तो इसमें क्या था, इसमें सभी देशों ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प करी तो हम इस समस्या से बाहर निकल पाए। तो इसलिए जो है ये सारी समस्याएं जो हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर क्रिएट हो जाती हैं तो वो आसानी से उसका हल मिल जाता है, सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये हमारे वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। अब वैश्वीकरण के हमारे अगर एग्जाम्पल लें तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो वैश्विक देशों विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता, भाई जितनी भी वो हैं, आज कोई भी फॉरेन की कोई भी चीज़ है वो इंडिया में भी अवेलेबल है। युवाओं के कैरियर के विभिन्न नए अवसरों को मिलना, अब जितने भी लोग हैं उनको आसानी से आप एक नया, मान लो कि कोई आगे जाना चाहता है, उसके पास एक अच्छी क्या है एबिलिटी है, तो वो क्या करते हैं, कैपेबिलिटी है, तो वो उसको कैपेबिलिटी को बाहर लाने के लिए आप बाहर जा सकते हो, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग नए नए अवसर मिल जाते हैं। फिर है किसी भारत का अमरीकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना, फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना, अनेक खुददार व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी और उनका रोजगार छिन जाएगा, लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि है। उदाहरण सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। मतलब ठीक है भाई, देखो क्या होता है वैश्वीकरण से, अगर इसके कुछ अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट है तो इसके नेगेटिव भी हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं कि अगर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, भाई देखो क्या होता है, अगर कोई इसमें प्रतिस्पर्धा में सफल हो जाता है तो आगे निकल जाता है, और कोई अगर उसमें आगे नहीं निकल पाता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेते हैं, है ना, ये वाला है। जैसे भारत का अमेरिकी कैलेंडर समय अनुसार सेवा प्रदान करना, अब जो भारतीय है वो हम अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, वो हम अमेरिकी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली चलते हैं। और अनेक खुददार यानी कि जो रिटेल व्यापारी होते हैं उन्हें डर होता है कि उनका अगर डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आ जाए, तो बड़ी कंपनी यानी कि MNC वगैरह आ जाए तो उनका रोजगार ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों के बीच में जो है, जो इकोनॉमिकली वो इनइक्वालिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए इसके क्या है, अच्छे भी है, इफेक्टिव पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव, दोनों तरह के हो सकते हैं। फिर क्या, हमारे वैश्वीकरण की प्रकृति अभिव्यक्ति, यानी कि विश्व जो वैश्वीकरण का हमारे जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी, यानी कि सकारात्मक भी नकारात्मक भी, सारे इफेक्ट पड़ते हैं भाई। सबसे पहले क्या है, हम लोग बताते हैं आर्थिक क्या होता है, इकोनॉमिकली, जहाँ भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, हमारे समाज के बारे में, खाने पीने के बारे में बात होती है, वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसमें सकारात्मक क्या, आर्थिक प्रवाह में तेजी आई है, ऑब्वियसली भाई आर्थिक, उसमें सबसे पहला तो यही है ना कि भाई खाने पीने में आर्थिक प्रवाह, यानी कि इकोनॉमिकली जो हमारी गतिशीलता है वो बढ़ी है ना। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है भाई, जब मुक्त बाजार हुआ है स्टार्ट तो ऑब्वियसली, और आर्थिक विकास हुआ है ना, आर्थिक विकास, तो इसलिए जो है ये हमारे सकारात्मक इफेक्ट है। बट इससे नकारात्मक क्या है, हमें अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ गया, क्योंकि अब क्या और ज़्यादा अमीर हो गया है, गरीब हो गया,
विकसित विकसित देशों को अधिक लाभ। इससे क्या है, जो दो तरह के देश हैं, एक विकसित होते हैं, एक विकासशील होते हैं। जो विकसित देश होते हैं वो ऑलरेडी डेवलप होते हैं, उनमें ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो विकासशील देश होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है इसका वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा लाभ किन्हें मिला, विकसित देशों को, जैसे अमेरिका वगैरह। आर्थिक उपनिवेशवाद, यानी कि जो है इकोनॉमिकली जो है हम उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। और विश्व व्यापार में देखो, इससे क्या है, ट्रेड में यहाँ पे जो आर्थिक प्रवाह में तेजी, यानी कि विश्व व्यापार में बढ़ावा हो रहा है ना। तो अभी जो है हम फिर करेंगे अपने ये एक क्लियरली ये बता देते, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं हमारे। सबसे पहले क्या है हमारा, ये वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली, विकासशील विकसित देशों का प्रभुत्व है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि IMF है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनमें जो है यही आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। और इन संस्थाओं में, इन ऑर्गेनाइजेशन में धनी लोगों का ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, और वो कहाँ है, विकसित देशों में। इसलिए इनका विकास विकसित देशों में ज़्यादा, इन पे क्या है, विकसित देशों का ज़्यादा जो है दबदबा होता है। आयात प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक कमी, यानी कि जो भी हमारी आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी आई है, यानी कि जो भी हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनमें कमी आई है। पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम के निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम लाभ। यानी कि जो हमारी पूंजी प्रवाह हो रहा है वो एक देश में नहीं, पूंजीवादी देशों को ज़्यादा लाभ हो रहा है, लेकिन जहाँ पे क्या लेबर टेक्निक है वहाँ पे इसका प्रभाव कम पड़ रहा है। और विकसित देशों द्वारा वीज़ा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। अब विकसित देश है वहाँ पे वो वीज़ा लगवाने में जो है आने जाने पे भी दिक्कत होती है। विकसित देशों की जो है वो कठोर है वीज़ा नीति। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो वीज़ा नीति है, जो वीज़ा लगवाते हैं वो बहुत कठोर है। और जो ये गरीब देशों का मतलब IMF, WTO, ये स्थिति मजबूत होना है, बट गरीब देशों के बराबर होना मुश्किल हो जाता है। पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हुए हैं इससे, ठीक है ना। क्या है ये देखो, जिससे वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ रही है, जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, क्योंकि इससे क्या, पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हुए हैं, है ना। इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं में विस्तार हुआ है, तो इसलिए जो है। और धनी देशों का विकासशील देशों में निवेश, यानी कि इससे क्या, जो MNC कंपनीज हैं वो, तो आपने एक तरह से देखा कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर ये रहा हमारा आर्थिक, इस यहाँ पे हमारे सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव आपको क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव में भी हम पहले यहीं पे देख लेते हैं, ये रहे राजनीतिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है, यानी कि विभिन्न राजनेताओं द्वारा जो वैश्विक नीति तैयार करते हैं उसमें कमी आई है। राज्य अब कुछ मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना, सुरक्षा तक की सीमित है, बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। यानी कि जो वैश्वीकरण से राज्य की जो पावर थी उसमें कमी आई है, ठीक है। उसमें अब मेन काम उनका सिर्फ दो ही हैं, एक तो कानून बनाना और कानून की व्यवस्था बनाना और देश की सुरक्षा करना। अब जो जितना भी बाजार वगैरह में काम होता है वो क्या है, वो बाजार के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। और राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही। जो राज्य हैं उनको जो है वो उनकी पहले जैसी ही है। सरकारों के काम करने की शक्ति में कमी और बढ़ोतरी दोनों हुई है ना। तो सरकार ने अपने कामों को किसमें, लोक कल्याणकारी योजनाओं को कम महत्व देना शुरू कर दिया है। बाजार, आर्थिक, सामाजिक प्राथमिकताओं पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है। फिर है हमारा कि इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं, अतः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। अब देखो वैश्वीकरण से क्या राज्यों पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा उससे, बल्कि वो ज़्यादा ही क्या हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं।
और वो अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनको फिर अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, राज्य जो है ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब संचार, मीडिया, नई खोजों से भी राजनीति मजबूत हुई है ना। ये सब चीज़ें भी हमारे इसमें आती हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण देशों का विकास हो रहा है, ठीक है ना। सरकार अपने कामों में कल्याणकारी कामों की बढ़ोतरी करे, तो ये हमारे जो है राजनीतिक इफेक्ट है। अब देखो यहाँ भी इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये प्रौद्योगिकी का विकास हो गया, राज्य की कार्यक्षमता में वृद्धि हो गई है, और क्या हो गया है, सुरक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं। लेकिन नकारात्मक भी है, क्योंकि न्यूनतम हस्तक्षेप है राज्यों का हस्तक्षेप कम हो गया, एमएनसी कंपनियों में वृद्धि हो गई है ना। बाजार अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारक, यानी कि अब जो है सरकार आगे नहीं आती है, क्या होता है, बाजार के थ्रू ये सब चीज़ें क्या है वो कंप्लीट होती है, कि बाजार में जैसी हमारी वो रहेगी सिचुएशन, उसी हिसाब से हमारी जो है राज्य अपनी जो है सरकार वही प्राइस सेट करती है। राज्यों की प्रभुसत्ता प्रभावित, लोक कल्याणकारी राज्यों की भूमिका कम हो गई है अब, है ना। राज्यों की भूमिका कम जरूर हुई है पर ख़त्म नहीं हुई है। ये सब हमारे जो हैं इसके राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब इसी में हम एक और करते हैं सांस्कृतिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये है हमारे सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि संस्कृति, सबसे पहले तो संस्कृति वहाँ आती है जहाँ हमारे खान पान में, खाने पीने पहनावे के विकल्पों में वृद्धि, है ना। हमारा रहना सहना बदल गया भाई, पहनने वाले बदल गए हैं। पहनने के लिए क्या आ गया, नीली जीन्स, है ना। अब धोती कुर्ता कोई नहीं पहनता। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तन आ गया है। कैसे आ गया भाई, लोग अब विदेशी फिल्मों को देखने लग गए हैं, विदेशी त्योहारों को जानने लग गए, रॉक संगीत को पसंद करते हैं, है ना। संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। कैसे, क्योंकि अब जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, जीवन शैली में ही चेंज हो गया। खाने पीने में देखो आप, पहले क्या हम लोग खाते थे पूरी हलवा, आज क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा, है ना। सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अब जो है रूढ़िवादिता का अंत हो गया है। ये अच्छी बात है, सांस्कृतिक धरोहर का ख़त्म होना, लेकिन ये खराब है। तो इसके भी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, सांस्कृतिक इफेक्ट भी। तो इसके जो हैं, अब इस पे हम यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। ये देखो हमारा जो है इसके सकारात्मक क्या है, समरूपता आई है, बाहरी संस्कृति प्रभाव से पसंद का क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन नकारात्मकता भी ज़्यादा है। प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता समाप्त हो गई है ना। कम ताकतवर समाज की संस्कृति का लोप हो गया है। जो ज़्यादा ताकतवर नहीं है देश, उनकी संस्कृति खत्म हो गई है। अल्प विकसित व विकासशील देशों की संस्कृति का पाश्चात्यकरण हो गया। मतलब कि जो है पश्चिमी देशों का इफेक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारा अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक प्रभाव के हमारे पॉजिटिव क्या है, कि इससे जो है महिलाओं की दशा सुधर रही है, जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, रूढ़िवादिता का अंत हो गया है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की ओर। लेकिन इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, कि भाई सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो रही है हमारी, है ना। रहन सहन में बदलाव आ गया, खान पान में बदलाव आ गया, लोग अपने विदेशी त्योहारों को ज़्यादा मनाने लग गए हैं। और क्या है हमारे संगीत, लोग संगीत में ही देखो रॉक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये सब हमारे जो है सांस्कृतिक इफेक्ट है। अब भारत और वैश्वीकरण, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत में कैसा था, संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। यानी कि संरक्षणवाद होता है सुरक्षा। स्टार्टिंग में क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत ने सुरक्षा की नीति अपनाई थी, जिससे कि हमारा जीडीपी, हमारे देश का घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस पर जोर दिया ताकि भारत कैसा हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। यानी कि भारत ने 1991 में एलपीजी की नीति अपनाई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और निजीकरण एंड वैश्वीकरण, ये नीति अपनाई। और खुलेपन की नीति, यानी कि फ्री ट्रेड, क्या था, फ्री ट्रेड की नीति अपनाई थी। तो इसलिए क्या है, भारत 1991 में, उससे पहले जो है भारत की जो है दूसरी नीति थी, मतलब कि हम अपने ही जीडीपी को बढ़ाना चाहते थे। वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में भी 7.5% वार्षिक बढ़ोतरी हुई। 90 में सिर्फ 5.5 थी। भारत की अनिवासी भारतीय विदेशों में
भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जो भारत के लोग हैं वो बाहर जाके अपने देश को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। अब भारत के लोगों में इतनी काबिलियत है, इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो बाहर जाके अपने आप को प्रूफ करके दिखा रहे हैं, है ना। जैसे कल्पना चावला थी, वो थी तो इंडिया की, लेकिन वो काम कहाँ करती, अमेरिका में। तो इसलिए और आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर ऊंचे पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं। वही बात मैंने अभी बोली ना कि भाई भारत के लोग जो हैं बाहर जाके एक हाई लेवल की वो उस पे बैठे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है हमारा भारत और वैश्वीकरण। ठीक है, अब है वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी कि विश्व स्तर पर इसका क्या है। 99 में सिएटल में WTO की मंत्री स्तरीय बैठक के समय यह कहा गया कि विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा हुई है। मतलब जो 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी, वहाँ पे ये बात बोली गई कि दो तरह के देश मैंने भी बोला था, एक विकसित है, एक विकासशील। जो विकासशील देश है उनके हितों की उपेक्षा, यानी कि उनके हितों को ध्यान नहीं रखा गया। दूसरा क्या है, वैश्वीकरण का प्रतिरोध WSF विश्व सामाजिक मंच, यानी कि वर्ल्ड सोशल मंच द्वारा भी किया गया। इसकी निम्नलिखित बैठक हुई, जैसे 2001 में हुई पोर्ट अल्गोर में, चौथी बैठक हुई 2004 में मुंबई में, सातवीं बैठक हुई हमारी कहाँ पे 2007 में नैरोबी केन्या में। यानी कि ये सब हमारी जो है विश्व द्वारा व्यापार भारत द्वारा। अब भारत वामपंथी और दक्षिणपंथी, वामपंथी क्या होते हैं, धनी व्यक्तियों को अधिक धन और गरीब और अधिक गरीब बनाता है। ठीक है, ये वामपंथी है। दक्षिणपंथी क्या होते हैं, राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित है। जो वामपंथी हैं वो धनी व्यक्तियों को अधिक धनी और गरीबों को और अधिक गरीब बनाते हैं। और दक्षिणपंथी क्या है, राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में चाहते हैं कि राज्य की भूमिका बढ़े, आर्थिक क्षेत्र में संरक्षणवाद की नीति को अपनाया जाए, और क्या जाए सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं। तो ये हमारा जो है वैश्वीकरण का प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसके यानी कि अगर हम देखे जाएं तो इसके हमारे ये नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि इससे क्या है, गरीब देश और ज़्यादा को लाभ नहीं हो रहा। संस्कृति हमारी जो है, हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है ना। वामपंथी दक्षिणपंथी दोनों द्वारा विरोध हो रहा है। आर्थिक लाभ ज़्यादातर कहाँ हो रहे हैं, विकासशील देशों में, विकसित देशों में हो रहे हैं, सॉरी नॉट विकासशील, विकसित देशों में हो रहे हैं। विदेशी संस्कृतियों को अपनाने के कारण अपनी संस्कृति का नाश हो रहा है। लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी जितनी वस्तुओं की बढ़ गई है। ओब्वियसली क्या है, आप देखो इतने लोग नहीं आते जाते जितने हम अपनी चीज़ें बाहर से मंगवाने लग गए। दुनिया के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसका विरोध किया, जैसे WSF के मंच से। तो ये हमारा जो है वैश्वीकरण का प्रतिरोध है। अब क्या है वैश्वीकरण का विरोध, मैंने बोला अभी किस किस ने किया, वामपंथी विचारक इसमें विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। राजनीतिक अर्थ में राज्यों के कमज़ोर होने की चिंता, आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अब इसी में जो है सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है, क्योंकि संस्कृति को हानि हो रही है। लोग अपने सदियों पुराने मूल्यों को छोड़कर नए पुराने, मतलब जो हमारे ये हैं विश्व के, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ के उनकी तरफ भाग रहे हैं, है ना। तो वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। 99 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध किया गया, जिसमें विरोध करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से ताकतवर देश व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाते हैं। अब आप इसको देख लो कि भाई ये हमारा वैश्वीकरण का विरोध प्रतिरोध मीन्स इसके सकारात्मक नकारात्मक, इसके मेन सकारात्मक प्रभाव तो यही हैं। सकारात्मक इफेक्ट सबसे पहले क्या है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। पहला क्या है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरा क्या है, विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न देशों के बीच में संबंध सुधरे हैं। इंटरनेट द्वारा हम आज विश्व में अपनी जानकारी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। प्रौद्योगिकी तक विभिन्न देशों की पहुंच बढ़ी है। पूंजी का प्रभाव बढ़ा है। रूढ़िवादिता खत्म हो रही है। वस्तुओं का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। बट इसी के साथ इसके कुछ
नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़े हैं? गरीब देश और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, संस्कृति का ह्रास हो रहा है, वामपंथी दक्षिणपंथी दोनों द्वारा विरोध हो रहा है, आर्थिक लाभ ज़्यादातर विकसित देशों को हुआ है, दुनिया में विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसका विरोध किया है, जैसे WSF का मंच है ना। विदेशी संस्कृतियों को अपनाने के कारण अपनी संस्कृति का नाश हो रहा है, लोगों की आवाजाही अपनी उतनी नहीं हुई जितनी वस्तुओं की बढ़ी है। इसलिए हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इसमें हमने क्या किए हैं, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण की मतलब कि इसके इफ़ेक्ट क्या है, आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव, उनके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट, और क्या किया हमने हमारे इसका वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।